गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रेशमा एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 23, जिसमें हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? ए है प्रार्थना, बी है अभ्यर्थना, सी है अनुष्ठान या फिर डी है मंत्रणा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सी, अनुष्ठान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सी, अनुष्ठान। यानी कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। फिर है कि प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? यानी कि भगवान या किसी के समक्ष विनम्र होकर इच्छित वस्तु को उत्कंठा पूर्वक मांगने को प्रार्थना कहते हैं। फिर है अभ्यर्थना। तो अभ्यर्थना यानी कि अभ्यर्थना क्या है? तो किसी के सम्मुख दीनता तथा विनय पूर्वक, यानी कि दीनता, अत्यधिक दुखित होकर विनय पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना अभ्यर्थना कहलाती है। फिर है मंत्रणा। तो किसी के बारे में गूढ़ मंत्रणा करना, गूढ़ बातें करना मंत्रणा कहलाता है। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है सी। ए प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ये एग्जाम में कब आया था? तो यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग सोचेगी क्या ऐसे भी प्रश्न आते हैं? तो हाँ, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ये यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित 2 कथनों में से एक स्थापना यानी कि एसर्शन और दूसरा तर्क यानी कि रीजन है। कोड की में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना यानी कि एसर्शन है कि भारत का नाट्य शास्त्र विभिन्न ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। तर्क यानी कि रीजन है आर, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 2 का सही आंसर करिए, जिसमें कूट की सहायता से आप लोगों को प्रश्न का आंसर ढूंढना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें 3 विकल्प गलत हैं और एक विकल्प सही है। जो सही विकल्प है उसे आप लोग चयन कर कीजिए। ए है, ए सही है और आर गलत है। बी है, ए गलत है और आर सही है। सी है, ए गलत, ए और आर दोनों सही है। डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो प्रश्न 2 का सही आंसर स्थापना यानी कि एसर्शन है, भारत का नाट्य शास्त्र विभिन्न ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। ए सही है। दूसरा यानी कि तर्क है, तर्ककार है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है सी, ए और आर दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर, यौगिक शब्दों के रचना के आधार पर ए उपसर्ग एवं प्रत्यय, बी है उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास, सी है संधि एवं समास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 3 जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सबसे उपयुक्त उचित विकल्प है उसे चयन कीजिए। यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर प्रश्न 3 का सही आंसर है बी, उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास। ये कब आया है? तो यूपी पीएससी जीआईसी 2021 का प्रश्न है। यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर जीआईसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन यानी कि असर्शन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए है कि कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। बी है यानी कि कारण आर है, मनुष्य के हृदय की प्रकट अवस्था कविता से संभव है। उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। प्रश्न 4 का सही आंसर कोट के माध्यम से हम देखते हैं। ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है।
तो मनुष्य, इनकी अभिकथन है कि कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण है कि मनुष्य के हृदय की प्रकट अवस्था प्रकृति से संभव है। तो अभिकथन ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है ए। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया था? तो ये आया था यूजीसी नेट 2021 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। ए है केशव की काव्य कला सत्येंद्र। बी है गुप्त की कला कृष्ण शंकर शुक्ल। 3 है पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह प्रसाद। 4 है प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। तो प्रश्न 5 का सही आंसर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए है 1 और 2। बी है 2 और 3। सी है 3 और 4। डी है 4 और 2 और 4। तो प्रश्न 5 का सही आंसर करिए। इसका सही आंसर है सी 3 और 4। 3 यानी कि पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद बिमल। इनकी पद्माकर की काव्य साधना पुस्तक है। इसके लेखक हैं अखौरी गंगा प्रसाद सिंह। फिर है प्रसाद की काव्य साधना पुस्तक है। इसके लेखक हैं रामनाथ लाल सुमन। 3 और 4 सही है। केशव की काव्य कला किसकी है? केशव की काव्य कला तो यह है कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना। फिर है गुप्त की कला। तो गुप्त की कला है सत्येंद्र की। किसकी? तो गुप्त की कला है सत्येंद्र की। प्रश्न 5 का सही आंसर है सी 3 और 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। ए है रामदरिस मिश्र। 2 है विवेकी राय। सी है बाल मुकुंद गुप्त। 4 है अध्यापक पूर्ण सिंह। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम, यानी कि किसका जन्म पहले हुआ और किसका जन्म बाद में हुआ। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ढूंढना है। चलिए हम देखते हैं कि किसका जन्म कब हुआ। सन देखते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी। फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी। फिर है रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी। कब? तो 1924 ईस्वी। फिर है विवेकी राय। तो विवेकी राय का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? तो बी। इनकी 3 बी है। पहले आएगा 3 बाल मुकुंद गुप्त तो 1865 ईस्वी। फिर है 4 अध्यापक पूर्ण सिंह तो 1881 ईस्वी। फिर है 1 रामदरस मिश्र 1924 ईस्वी। विवेकी राय ये है 1924 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। ए है सत्य और अहिंसा। बी है मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है। सी है सादा जीवन और श्रम पर जोर। डी है साध्य और शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। प्रश्न 7 का सही आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। इसका सही आंसर है डी साध्य और शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। ये क्या है? तो ये गलत है। बाकी 3 सही हैं। इनकी गांधीवादी दर्शन
कई स्तरों से आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक तथ्यों पर मौजूद है। गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व हैं कि आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है। दूसरा है इनकी सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम हैं। तीसरा है सादा जीवन और श्रम पर जोर। चौथा है सत्य और अहिंसा। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है डी। इनकी गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, साध और शुद्धता, लेकिन साधन की अशुद्धता, ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? कजरी लोक साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आती है? ए है लोकगीत, बी है लोक कथा, सी है लोक गाथा, डी है लोकोक्ति। प्रश्न 8 का सही आंसर करिए आप लोग कि कजरी, ये भी प्रश्न आया हुआ है। कब आया था? तो यूपी पीएससी जीडीसी 2021 का प्रश्न है। तो कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है ए, लोकगीत के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? तो लोकगीत के अंतर्गत आती है। कजरी लोक साहित्य की विधा लोकप्रिय लोकगीत विधा है या उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कहाँ का? तो कजरी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह सावन मास में गाया जाता है। कब गाया जाता है? तो यह सावन माह में गाया जाता है। कजरी, आल्हा, चैता, रसिया आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। कौन कौन से हैं? तो कजरी, आल्हा, चैता, रसिया आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। सामान्यतः गांवों एवं ग्रामीण समाज में प्रचलित गीतों को लोकगीत कहा जाता है या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में सही अवधारणा का चुनाव करें। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें। ए है द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। इनकी द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। बी है छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। उट के माध्यम से हम इनके प्रश्नों को देखते हैं। ए है केवल क्रमांक 1 सही है, बी है केवल क्रमांक 2 सही है, 3 है क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है, डी है क्रमांक 1 और 2 दोनों गलत है। तो निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चयन करें। कौन सी अवधारणा सही है? तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2 सही है। क्रमांक केवल 2 सही है, यानी कि छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोरलोक शब्द के लिए समीचीन है। फोरलोक शब्द के लिए समीचीन है। ए है लोकयान, बी है लोकवार्ता, सी है लोक संस्कृति, फिर डी है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 10 का सही आंसर करिए कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोरलोक शब्द के लिए समीचीन है। इसका सही आंसर है सी, लोक संस्कृति। क्या है? तो लोक संस्कृति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी फोरलोक के लिए समीचीन शब्द लोक संस्कृति को ही माना है, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने फोरलोक के लिए लोकयान को समीचीन माना है। लोकयान को किसने माना है? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने लोकयान को फोरलोक माना है, फोक लोर माना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल व सत्येंद्र ने फोक लोर के लिए लोक वार्ता को समीचीन माना है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की परिभाषा किसने दी है? ए है कृष्णदेव उपाध्याय, बी है झवेरचंद मेधावी, सी है वासुदेव शरण अग्रवाल, डी है देवेंद्र सत्यार्थी। तो लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया है। या लोक साहित्य की परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है ए, कृष्णदेव उपाध्याय ने परिभाषा दी है। किसने दी है? तो कृष्णदेव उपाध्याय ने यह परिभाषा दी है। यानी कि लोक साहित्य जनता के लिए, जनता का वह साहित्य है जो जनता के लिए लिखा गया है। लोक साहित्य की परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा दी गई है। लोक साहित्य की परिभाषा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लिखित, यानी इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ लोक साहित्य की भूमिका है। किसके द्वारा? तो कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? ए है दिसंबर 1957, बी है जुलाई 1950, सी है जून 1949, डी है अगस्त 1948। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है ए। क्या है? तो ए, दिसंबर 1947 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणा में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश दिसंबर 1947 ईस्वी में दिया। आकाशवाणी भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि नीचे लिखे कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है कवियों के नाम, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इधर है कवियों के नाम, एक तरफ है काव्य पंक्तियां। क्या है? तो काव्य पंक्तियां। तो विद्यापति, ए है विद्यापति, बी है तुलसीदास, सी है केशवदास, डी है सूरदास। ए है कवियों के नाम, एक तरफ है काव्य पंक्तियां, यानी ए है 1 है केशव कहीं न जाए का कहिए, बी है भूषण बिनु न बिराजे कविता वनिता मित्र, सी है माधव हम परिणाम निराशा, और 4 है कौन विभीषण रंक निशाचर हंस हंस छत्र धरे। तो प्रश्न 13 का सही आंसर आप लोगों को करना है। तो विद्यापति की कौन सी पंक्ति है? ए में हम एक को देखते हैं कि विद्यापति की पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा। विद्यापति की पंक्ति है 3, तो इसमें देखते हैं कि 3 ऑप्शन किसमें है। तो इस 3 ऑप्शन बी में आ रहा है। इसमें आ रहा है तो बी में आ रहा है कि विद्यापति माधव हम परिणाम निराशा। तुलसीदास की पंक्ति है केशव कहीं न जाए का कहिए, बी का 1 आ रहा है। फिर है केशवदास की पंक्ति, तो केशवदास की पंक्ति है भूषण बिनु न बिराज एक कविता बनिता मित्र, 2 आ रहा है। सूरदास की पंक्ति है 4, यानी कि कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी छत्र धरे। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए है चारुचंद्र चंदोला, बी है रत्नांबर दत्त चंदोला, सी है पार्थ सारथी डबराल, या फिर डी है लीलाधर जगुड़ी। तो प्रश्न 14 का सही आंसर करिए। प्रश्न 14 का सही आंसर है बी, रत्नांबर दत्त चंदोला, यानी मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रत्नांबर दत्त चंदोला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि गंगा पुत्रावदानम के रचयिता हैं। गंगा पुत्रावदानम के रचयिता हैं। ए डॉक्टर निरंजन मिश्र, बी है प्रोफेसर महावीर प्रसाद अग्रवाल, सी है डॉक्टर बुद्धिदेव शर्मा, डी है डॉक्टर सविता मोहन। तो गंगा पुत्रावदानम के रचयिता, इसका सही आंसर है ए डॉक्टर निरंजन मिश्र, गंगा पुत्रावदानम के रचयिता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? ए है 1940, बी है 1939, सी है 1937 ईस्वी या फिर डी है 1938 ईस्वी। तो इन द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी 1939 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न 17 है। प्रश्न 17 है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एसर्शन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण यानी रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, कारण आर है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। उपरोक्त कथनों में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए और आर ए सही, सी है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो प्रश्न 17 का सही आंसर आप लोगों को करना है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। ए है सही, यानी कि अभिकथन सही है। कारण कह रहा है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। ये क्या है? तो ये गलत है। क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, साध्य नहीं है, यानी ये गलत है। आर गलत है। इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि अभिकथन ए कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, ये सही है। कारण है इसका क्योंकि रस, माधुर्य, लालित्य आदि सभी भाव कल्पना से जुड़े हैं, अतः अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। क्या कि आज हमारी तबीयत कुछ खराब है, क्लास तो कर रहे हैं पर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। थोड़ी वीकनेस आ गई है। प्रश्न 18 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एसर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। अभिकथन ए मार्क्सवाद, यानी अभिकथन ए कह रहा है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण आर है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। उपरोक्त कथनों में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट के माध्यम से हम देखते हैं ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो प्रश्न 18 का सही आंसर करिए आप लोग। तो प्रश्न 18 का सही आंसर है सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि सही से दिखाई पड़े। तो प्रश्न 18 का सही आंसर है सी, यानी अभिकथन ये कह रहा है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण आर है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की कल्पना असंभव है, अतः अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? ए है मार्क्सवाद, बी है एकात्म मानववाद, सी है गांधीवाद, या फिर डी है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो प्रश्न 19 का सही आंसर करिए आप लोग कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? प्रश्न 19, तो इसका सही आंसर है सी, गांधीवादी के आधार माने जाते हैं, गांधीवाद के आधार माने जाते हैं। कि सर्वोदय ऑफ ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवाद दर्शन के आधार माने जाते हैं। गांधीवाद दर्शन न केवल राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारस्परिक, आधुनिक तथा सरस तथा जटिल भी है। तो प्रश्न 19 का सही आंसर है सी, गांधीवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 20।
तो प्रश्न 20 कह रहा है कि प्रारूपण का अर्थ है, प्रारूपण का अर्थ है ए व्यक्तिगत पत्र लेखन, बी है सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सी है सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, डी है प्रार्थना पत्र। तो प्रारूपण का अर्थ, चलिए बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो प्रारूपण का अर्थ है, इसका सही आंसर है सी सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। यानी कि प्रारूपण ड्राफ्टिंग, यानी कि प्रारूपण से कहते हैं, प्रारूपण ड्राफ्टिंग का अर्थ है सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, यानी कि रफ वर्क, जबकि अन्य सभी अर्थ त्रुटिपूर्ण है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।